ब्रेनिक आईएएस कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है और मेरा नाम है निखिल दुबे। और जैसा दोस्तों हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज स्टार्ट हुई थी जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था और लास्ट क्लास में हमने समझा स्टेट को, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, देन वी हैव अंडरस्टूड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो ये सब हमने समझ लिया था। और आज की क्लास में चलिए हम समझते हैं कि ये संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बना कैसे था। पर उससे पहले मैं आपको एक किताब के बारे में बताना चाहता हूँ। आपने जो अभी तक सुनी है किताब, जैसे लक्ष्मीकांत, वो आप सब लेंगे, हाँ वो लो, आप पढ़ो, बट आप बेयर एक्ट ले लो। बेयर एक्ट में क्या है, इट इज अ रॉ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे प्रोविजंस लिखे हैं एज इट इज आपको बेयर एक्ट में मिल जाएंगे। तो आपको एक तो लैंग्वेज का पता चलेगा और आपको ये पता चलेगा कि जो सही प्रोविजन है वो क्या है, आप उनके बारे में जानोगे और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। सो यू शुड बाय अ बेयर एक्ट। चलिए अपने इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो अपना जो संविधान है वो एक स्पेशली डेजिग्नेटेड बॉडी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने बनाया था। तो हमारे संविधान के निर्माण के लिए एक बॉडी बनाई गई थी जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक पिक्चर है जिसमें आप वेरियस मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देख सकते हैं। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 398 यानी 398 मेंबर्स थे, बट आफ्टर पार्टीशन इन 1947 दिस नंबर रिड्यूस टू 299, 299 मेंबर्स रह गए भारत के पार्टीशन के बाद। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी पहली मीटिंग करी थी 9 दिसंबर 1946 को, और तब से ही संविधान का निर्माण शुरू हो गया और ये खत्म हुआ था लगभग 26 नवंबर 1949 में, और इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। एंड द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 26 जनवरी 1950। On this 26 जनवरी 1950 जो हमारा संविधान है उसको फुली अडॉप्ट कर लिया था, सारे प्रोविजंस लागू हो गए थे। अब ये सवाल आया कि ये 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना गया था, क्योंकि आपको पता है कि इस 26 जनवरी को 1929 में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हुआ था। पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर इन द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। उसमें ये पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया गया था ऑन 26 जनवरी 1929, और इसी की वजह से 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से इनेक्ट कर दिया था, पूरी तरह से देश में लागू कर दिया था। दोस्तों ये जो दिन था 26 जनवरी 1950, इस दिन को हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, उनको खासी ये दिन मतलब जमा नहीं, क्योंकि उनने अपने पंडित को, अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, उनने बोला कि मतलब कि मैं किस दिन शपथ लूं, तो उन्होंने मतलब ये डेट को नकार दिया था। बट हमारा संविधान इसी दिन लागू हुआ और अच्छे से अभी तक चल रहा है। तो इस कथन से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि उस टाइम की पॉलिटिक्स कैसी थी। जैसे हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनका आपस में मतलब जो तालमेल था वो कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो इन फ्यूचर जाके नेहरू के सबसे बड़े क्रिटिक बने। बट उस समय की जो पॉलिटिक्स थी उसकी वैल्यूज इतनी ज्यादा अच्छी थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर नेहरू की कोई पॉलिसी का विरोध करते थे, उनको कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती थी, तो उनको लेटर लिखते थे कि डियर नेहरू, और अपनी बात को रखते थे कि मैं आपकी ये बातों से सहमत नहीं हूं, या आपने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा उससे मैं सहमत नहीं हूं। तो आप उस टाइम की पॉलिटिक्स को देखो कि जो नेता थे उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी थी, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट कितनी थी। और आज का समय है, आज के समय में आप देख रहे हैं कि जाने क्या क्या हो रहा है, नेताओं में आपसी रिस्पेक्ट तो छोड़ो, जो पॉलिटिक्स है वो उसका स्तर इतनी ज्यादा गिर गया है कि मतलब सरकारों का विरोध करने वालों के लिए भी आजकल मतलब जगह नहीं है देश में। उन पे वेरियस इन्वेस्टिगेशन केसेस, ईडी, जेसीबी सब कुछ चल जाती हैं। तो जो हमारी पॉलिटिक्स का स्तर है, जो 1947 में जब भारत आजाद हुआ था और आज 2024 में, ये बहुत ज्यादा गिर गया है। और जब भारत ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी पे मतलब हस्ताक्षर किए थे या अडॉप्ट की थी नेहरू जी के समय, तो राजेंद्र प्रसाद जो कि नेहरू के सबसे बड़े क्रिटिक थे, बट उनको मतलब ये डिसीजन इतना पसंद आया कि कुछ सालों पहले बना हुआ देश, जो अभी इतना ताकतवर देश नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करके नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अपनाया
तो वो उनसे इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने एक सीक्रेट सेरेमनी का ऑर्गेनाइज करवाया और नेहरू जी को भारत रत्न दिलवाया। लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने खुद ही भारत रत्न ले लिया, पर ऐसा नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू जी से इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने एक सीक्रेट सेरेमनी का मतलब इंतजाम करवाया और नेहरू जी को भारत रत्न दिलवाया। तो आप देख रहे हैं कि उस टाइम की जो पॉलिटिक्स थी, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी एक दूसरे नेताओं में, वो कितनी ज्यादा थी। तो चलिए बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको मतलब यूपीएससी के लिए पॉलिटी पढ़ाना या अन्य सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं। मेरा उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो ना हो, बट आप एक अच्छे इंसान बन सके जिसको पता है सच्चाई क्या है। जो आजकल जो एजेंडा चल रहे हैं उनके हिसाब से आप ना जाएं। आप पहले खुद से रिसर्च करें, आप जाने की क्या सच्चाई है। और मतलब जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, पुरानी सरकार जो या जो आज की सरकार है, उनकी जो पॉलिसीज हैं अच्छी पॉलिसीज बनाई है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। बट जो गलत पॉलिसी है उनका विरोध करना भी जरूरी है, जिससे जो सरकार है वो ऑटोक्रेटिक ना हो, हमारा जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो प्रिजर्व रहे, उसके अकॉर्डिंग हमारा देश चले। तो चलिए बहुत हुई बात है, अब देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो सबसे पहली मीटिंग हुई थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1 दिसंबर 1946 को। और डिवाइडेड इंडिया के लिए जो लास्ट टाइम ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असेंबल हुई थी वो थी 14 अगस्त 1947 को। मतलब 9 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही थी। और चलिए अब जानते हैं कि जो मतलब इलेक्शंस थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के, वो कैसे हुए थे। जो इलेक्शन का मेथड था, इट वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन। चलिए अब जानते हैं जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कैसे होते थे, कि इट इज अ इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट इलेक्शन तो सुने हैं कि मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट जाके वोट करते हैं, बट व्हाट इज दिस इनडायरेक्ट इलेक्शन। इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या हुआ, उस समय हर सिटीजन पे वोटिंग राइट नहीं थे। जो कुछ सिटीजन्स थे जिन पे वोटिंग राइट्स थे, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को प्रोविंशियल असेंबलीज उस समय की थी उनमें वोट किया, इलेक्ट किया। जैसे प्रोविंशियल असेंबली थी कि मद्रास, बॉम्बे एटसेट्रा। तो जो सिटीजन्स थे जिन पे वोटिंग राइट थे, दे वोटेड फॉर प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स। और ये जो प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स थे, दे इंटर्न इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। So this is the indirect system of election for the members of constituent assembly। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रिंसली स्टेट थे उसके भी मेंबर्स थे। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 292 मेंबर्स थे जो इलेक्ट हुए थे और 93 सीट्स थी, 93 सीट्स आर अलोकेटेड फॉर प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको 93 सीट्स दी गई थी। So the method of election to the constituent assembly is the indirect election। और इस constituent assembly ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा जो संविधान है वो बनाया। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा संविधान है। आप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लेने जाएंगे तो वो आपको 2-5 पन्ने का संविधान पकड़ा देगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, बट नहीं, भारत का जो संविधान है वो एक अच्छा खासा बड़ा संविधान है। एंड इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें वेरियस प्रोविजंस हैं, जैसे वेरियस कम्युनिटीज के लिए। उस समय इस कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 395 आर्टिकल्स थे एट द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो 395 आर्टिकल्स थे, दीज आर्टिकल आर लॉ इन इटसेल्फ। ये खुद में ही एक लॉ थे जिनका पूरा विवरण दिया गया था हर 395 आर्टिकल्स का। सो हम कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ लॉस। तो भारत का संविधान जो लॉस हैं उनका कलेक्शन है, या जो वेरियस लॉस हैं उनको इकट्ठे कर दो और हमारा संविधान बन जाता है। तो देखते हैं, पहली सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, फिर मिला ये लास्ट बार ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी 14 अगस्त 1947 को। और द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस by the members of provincial legislative assemblies। और जो सीट्स थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, these were allocated on the basis of population proportion। ये लगभग थी 1:10 lakh। Seats in the constituent assembly is in proportion to the population, and each provinces and each princely state group of states were allocated seats proportional to their respective population। और प्रोविंसेस से 292 मेंबर्स इलेक्ट हुए, प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स इलेक्ट हुए। और जो प्रोविंसेस में सीट्स थी वो रिजर्व थी, वेरियस कम्युनिटीज को डिस्ट्रीब्यूट थी, जैसे मुस्लिम, सिख,
and general in proportion to their respective population. Post partition, the numbers of the members of the Constituent Assembly were reduced to 299, क्योंकि पार्टीशन के बाद बहुत अच्छा खासा हिस्सा भारत का पाकिस्तान में चला गया था, तो उसके बाद जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो 299 रह गए थे। और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, और जब ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तब इसको 284 यानी 284 मेंबर्स ने ओरिजिनली साइन किया था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वाज फुली अडॉप्टेड और कमेंस्ड ऑन 26 जनवरी 1950, और इस 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से भारत में लागू हो गया था। अब आते हैं ये संविधान बना कैसे, तो अब देखते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो इतना सारा वर्क तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, वेरियस कमिटीज में ये काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इन्हीं में से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको उद्देश्य था या जिसको काम दिया गया था टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट था, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर बाय सर BN राव। और ये जो सर BN राव थे, ही वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये जो BN राव थे, उनके पास इमेंस नॉलेज थी रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मतलब एडवाइजर के रूप में नियुक्त हुए थे। और जो भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो सर BN राव ने ड्राफ्ट किया था। फिर वेरियस अदर ड्राफ्ट आए, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस वर्क को वेरियस कमिटीज में डिवाइड कर दिया। फिर इनमें से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने वेरियस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए वेरियस कमिटीज ने रिगार्डिंग द लॉस जो हमारे संविधान में ऐड होने चाहिए, और फिर उन लॉस को रखा वोट पे टू द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उन्होंने अपने व्यूज दिए, मत दिए इस पे कि क्या क्या मतलब जो संविधान में प्रोविजन है वो वेरियस कम्युनिटीज पे क्या इफेक्ट करेंगे, और उन्होंने अपने इस पे व्यूज दिए और वेरियस अमेंडमेंट प्रपोज किए टू दिस ड्राफ्ट। और लगभग 7635 अमेंडमेंट प्रपोज हुए थे ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फिर ये जो अमेंडमेंट थे, दे आर अगेन पुट टू वोट, और इसी डिस्कशन डेलिब्रेशन में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। मैं आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक कार्टून दिखाना चाहता हूं ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप इस कार्टून में देखिए कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, वो एक स्नेल पे चल रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। मतलब इट रिप्रेजेंट कि हमारा जो संविधान है वो बहुत धीरे धीरे, बहुत समय की मेहनत के बाद बना था। और पीछे से जो नेहरू जी हैं, वो उनको जैसे बैल को हाँकते हैं, मतलब उसको आदेश देते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, वो कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं बार बार कि जल्दी करो, बहुत समय लग रहा है। और फिर ये धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, एंड इट इज द मोस्ट लेंथीएस्ट, विश्व का सबसे अच्छे संविधानों में से एक माना जाता है। अब आज के समय की पॉलिटिक्स को मैं इससे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। आज के समय की पॉलिटिक्स में क्या कहेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एक दलित को मतलब ऑपरेस कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, ये मतलब इस कार्टून में शो किया जा रहा है। बट ऐसा नहीं है। आप सहनशीलता देखिए। जैसे ये जो कार्टून बनाया था, वो एक कार्टूनिस्ट थे, महान कार्टूनिस्ट थे हमारे भारत में, शंकर, उनका नाम था शंकर। तो वो ऐसे कार्टून बनाते रहते थे। एंड ये जो शंकर थे, ये बहुत ज्यादा क्रिटिक थे नेहरू के, और नेहरू के विरोध ही कार्टून बनाते रहते। और नेहरू जब शंकर के कार्टून देखते थे, वो काफी हंसते थे, खुश होते थे। और नेहरू जी ने शंकर से कहा कि शंकर डोंट स्पेयर मी, और तुम ऐसे ही कार्टून बनाते रहो। और आप देख रहे हैं कि उस समय के जो पॉलिटिशियंस थे, उनमें भी धैर्य था कि ठीक है, मेरा तुम विरोध करो, उससे जनता को भी पता चले और मुझे भी पता चले कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। जब तक आप नेताओं को नहीं बताएंगे कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, तब तक वो अपनी चीजों को सुधारेंगे कैसे, और एक तरीके से भारत में ऑटोक्रेसी आ जाएगी। तो जो सरकार है, उनका विरोध करना बहुत जरूरी है। कितनी भी अच्छी सरकार होगी, वो परफेक्ट तो होगी नहीं, तो विरोध करोगे तब सरकार इंप्रूव करेगी। लेकिन अगर आप सरकार का एकदम विरोध ही नहीं कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है उसका हाँ वाहवाही कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सरकार ऑटोक्रेटिक बन जाएगी और वो तानाशाह की तरह आप पे रूल करने की कोशिश करेगी, फिर अपनी गलतियों को छुपाएगी। तो जो क्रिटिक्स हैं सरकार के, उनको मतलब सोसाइटी में अच्छा दर्जा देना चाहिए कि हाँ ठीक है, कि भले ही उनका मतलब मोटिव कुछ भी हो, बट वो बता तो रहे हैं सरकार क्या कर रही है, जनता के सामने ला तो रहे हैं सरकार का दूसरा चेहरा। अब हर कोई हमेशा तो परफेक्ट नहीं होगा, मैं आप कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। हर किसी के दो पहलू रहते हैं कि मतलब किसी के लिए वो इंसान अच्छा है, किसी के लिए बुरा है।
तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, अ कमिटी क्रिएटेड फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 7635 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड, एंड टोटल जो समय लगा था वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन वर स्पेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेंबर्स हैं हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के: बी.एन. राव, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली; डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली; के.एम. मुंशी, मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी; मोहम्मद शादुल्लाह, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव, टी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ब्लूप्रिंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे आप कोई भी चीज बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उससे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे ना कि यार ये मेरे को ये करना है। जैसे आप यूपीएससी की जर्नी में भी अपना रूटीन बनाते हैं कि यार मैं ये करूंगा, एक ब्लूप्रिंट तो आप तैयार करते ही होंगे कि मैं सुबह से मेरे को ये करना है, शाम तक इतने घंटे ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, आंसर राइटिंग कितना टाइम करना है। सो दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच इज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के बिना पर मतलब संविधान में वेरियस प्रोविजंस ऐड किए गए थे। तो द फिलोसफी अंडरलाइनिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was represented in the form of objective resolution, which was put forward by Jawaharlal Nehru in the first session of Constituent Assembly on December 13, 1946 and was adopted on 26 January 1947. और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि वेरियस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या हमारे संविधान में होना चाहिए, वो रखा था। उन्हीं के बिना पर हमारा संविधान बना था। और जो हमारा प्रियम्बल है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, इट रिजेंबल्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसमें वेरियस प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि क्या क्या होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मेन पॉइंट्स देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या थे। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पहला पॉइंट था कि इंडिया इज टू बी एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक। दूसरा पॉइंट था कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, जिसके बिना पर फेडरलिज्म आया। और तीसरा पॉइंट था कि टू प्रोवाइड फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शंस। और आप ये सारे प्रोविजंस हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें देख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, टू प्रोवाइड एडुकेट सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज। इसके लिए हमारे संविधान में शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 एरियाज बनाए गए और माइनॉरिटीज के लिए वेरियस प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किए गए। और था कि टू अटेन राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड टू कंट्रीब्यूट इन द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। तो दोस्तों ये थी हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू। और आप आज की ये क्लास देखने के बाद BR Act ले लें, जो आपके लिए काफी मतलब हेल्पफुल सिद्ध होगा। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज है वो काफी अच्छी होगी। सो थैंक यू, दिस इज फॉर टुडेस लेक्चर फ्रॉम ब्रेनियक IAS। और दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे जो नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचे और उनकी प्रिपरेशन में मदद हो। थैंक यू।